गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7, बाजार के प्रकार और उनकी विशेषता। ये थोड़ा सिंपल चैप्टर है क्योंकि बाजार हम लोग सब जानते हैं। अब हम लोग को देखना है कि अर्थव्यवस्था में बाजार किसे कहते हैं, उसमें बाजार की क्या क्या विशेषताएं हैं और उसमें बाजार की कैटेगरी में किन किन चीज़ों को रखा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है, बाजार का क्या अर्थ है। क्योंकि हमें पहले देखना होगा कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका क्या मीनिंग है। मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी थोड़ा सा बाजार बता दिया था कि बाजार वो जगह है जहाँ पर मतलब बाजार वो जगह जगह है जहाँ पर लोग अपनी चीजों का विक्रय करने के लिए जमा हो जाते हैं, ठीक है, और लोग क्रय करने के लिए जाते हैं। तो हम अगर साधारण बोलचाल की भाषा में बोले तो साधारण बोलचाल की भाषा में बाजार से हमारा मतलब एक ऐसे स्थान विशेष से है जहां लोग खरीद बिक्री के लिए जाते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। अर्थशास्त्र में जिस क्षेत्र तक वस्तुओं की मांग और पूर्ति होती है वह संपूर्ण क्षेत्र उन वस्तुओं का बाजार कहा जाता है। तो आप इसका आंसर छोटा ही सा लिखेंगे इसलिए कि ये छोटा क्वेश्चन है। बाजार का क्या अर्थ है, तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि साधारण भाषा में बाजार से हमारा मतलब एक ऐसे स्थान विशेष से होता है जहां लोग खरीद बिक्री के लिए एकत्रित होते हैं, ठीक है। लेकिन अर्थशास्त्र में बाजार का शब्द प्रयोग एक व्यापक अर्थ में किया जाता है। अर्थशास्त्र में जिस क्षेत्र तक वस्तुओं की मांग और पूर्ति होती है वह संपूर्ण क्षेत्र उन वस्तुओं का बाजार कहा जाता है। मतलब अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति ही हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर मांग और पूर्ति को ही बाजार के अंतर्गत रखा जाता है और इसका क्षेत्र व्यापक कर दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से हमने पहले समझ लिया कि बाजार किसे कहते हैं। दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि बाजार की क्या विशेषताएं हैं। बाजार की विशेषताओं को बताएं, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पहले हम लोग देख लिए कि बाजार का क्या अर्थ है। अब देखते हैं बाजार की विशेषताओं। बाजार की विशेषताओं को बताएं। ठीक है, बाजार की क्या क्या विशेषताएं हैं आप लिख सकते हैं। बाजार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। बाजार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है एक वस्तु। एक वस्तु में आप डैश दे के लिखिए। अर्थव्यवस्था में बाजार का संबंध अनेक वस्तुओं से नहीं वरन केवल एक वस्तु से होता है, जैसे सोना का बाजार, जूट का बाजार, कपड़े का बाजार, गेहूं का बाजार इत्यादि। इस तरह से अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग बाजार होता है। सबसे पहले बाजार की विशेषता ये बता दिएगा कि एक ही जगह पे सब कुछ आपको, कभी कभी ऐसा होता है लेकिन ऐसे आप जनरली देखेंगे तो आपको सब चीज का बाजार अलग मिलेगा। जैसे सब्जी बाजार आप चले जाइए तो वहां आपको सिर्फ सब्जियां मिलेगी। उसके बाद कहीं होता है जूट का बाजार लगा होता है, वहां जूट से बनी चीजें मिलती है। कहीं कपड़े का बाजार होता है तो वहां कपड़े से बनी चीजें मिलती है। कहीं बर्तन का बाजार होता है तो वहां बर्तन से बर्तन ही मिलती हैं। तो आप देखेंगे कि बाजार की क्या विशेषता है। तो सबसे पहली विशेषता में हम लोग देखें एक वस्तु, मतलब बाजार में एक वस्तु का अलग अलग, हर एक वस्तु का अलग अलग बाजार होता है, ठीक है। तो आप बाजार लिखने के बाद लिखेंगे एक वस्तु, उसके बाद लिखेंगे अर्थशास्त्र में बाजार का संबंध अनेक वस्तुओं से नहीं वरन केवल एक वस्तु से होता है, जैसे सोने का बाजार, जूट का बाजार, कपड़े का बाजार, गेहूं का बाजार इत्यादि। एक साथ सारे बाजार ना होकर अलग अलग होते हैं। चलिए दूसरे नंबर देख लीजिए क्षेत्र। अब हम लोग क्षेत्र देखते हैं तो उसमें डैश दे के लिखिए। अर्थशास्त्र में बाजार का मतलब किसी स्थान विशेष से नहीं होता वरन उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जिसमें किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता फैले हुए होते हैं, ठीक है। क्षेत्र का मतलब क्या हो गया। अर्थशास्त्र में बाजार का मतलब किसी स्थान विशेष से नहीं होता बल्कि उन सब संपूर्ण क्षेत्र से होता है जिसमें किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता फैले होते हैं तथा वस्तु की खरीद फरोख्त या खरीद बिक्री करते हैं। इस प्रकार किसी वस्तु के बाजार का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है जो स्थानीय
प्रांतीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, बाजार का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। ठीक है, ये आपको 1 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है। बाजार का क्षेत्र कैसा होता है? बाजार का क्षेत्र एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है जो स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्रेता एवं विक्रेता। क्रेता एवं विक्रेता लिखने के बाद आप डैश देंगे। बाजार के लिए क्रेता एवं विक्रेता का होना अत्यंत आवश्यक है। इसमें किसी एक अथवा दोनों की अनुपस्थिति में बाजार की कल्पना नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही चीज यहाँ पे बता रहा है, क्रेता और विक्रेता। बिना क्रेता और बिना विक्रेता की आप बाजार की कल्पना ही नहीं कर सकते। जब किसी को कुछ बेचना ही नहीं है तो कोई खरीदने वाला भी नहीं होगा। जब खरीदने वाला नहीं है तो वो बाजार नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि बेचना और खरीदना ही बाजार का मूल मंत्र है। कुछ बेच रहा है लोग तो कुछ खरीद रहा है ना, तो इस तरह से बेचना और खरीदना ही बाजार का मूल मंत्र है। तो यहाँ पे बोला गया क्रेता एवं विक्रेता, तो बाजार के लिए क्रेता एवं विक्रेता दोनों ही आवश्यक है। इसमें किसी एक अथवा दोनों की अनुपस्थिति से बाजार की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्रेता एवं विक्रेताओं में व्यापारिक संबंध। बाजार के लिए क्रेता एवं विक्रेता का रहना तो जरूरी ही है, लेकिन इनके बीच व्यापारिक संबंध का भी होना जरूरी है। दूसरे शब्दों में इनके बीच क्रय विक्रय का होना आवश्यक है। क्रेता एवं विक्रेता का संबंध प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों हो सकता है। जब क्रेता एवं विक्रेता खरीद बिक्री के लिए एक दूसरे से मिलते हैं तो इसे प्रत्यक्ष संबंध कहते हैं, लेकिन जब वस्तु की खरीद बिक्री तार, टेलीफोन, पत्र आदि के माध्यम से की जाती है तो क्रेता एवं विक्रेता का परोक्ष संबंध होता है। परोक्ष संबंध होता है। वर्तमान समय में क्रेता एवं विक्रेता बिना एक दूसरे से मिले हजारों मील दूर रहते हुए भी क्रय विक्रय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो बाजार का जो संबंध है वो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हो गया। प्रत्यक्ष रूप से आप किसे कहेंगे? जब हम लोग कोई चीज लेने जाते हैं बाजार में तो हम उस क्रेता से मिलते हैं और उनसे उनकी सामान ले लेते हैं, तो उसे प्रत्यक्ष संबंध कहते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल जो ज़माना है उसमें क्या होता है, हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। जब हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या हम लोग अमेजॉन वगैरह से कुछ मंगाते हैं तो हम उस क्रेता से नहीं मिलते जो बेच रहा है। ठीक है, हम उसके बीच के एक माध्यम के थ्रू उस चीज को अपने पास मंगवाते हैं, तो उससे हमारे बीच और उस क्रेता के बीच में कोई संबंध स्थापित नहीं होता, तो जिसे प्रत्यक्ष संबंध नहीं कहते। बस ये खरीद और बिक्री के लिए जो संबंध स्थापित होता है बिना मिले, उसे परोक्ष संबंध कहते हैं। ठीक है, जब क्रेता और विक्रेता से मिलकर हम सामान खरीदते हैं तो हमारे बीच में एक प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है, और जब हम बिना क्रेता से मिले कोई चीज ऑर्डर कर देते हैं और वो हमारे घर तक पहुंच जाता है तो उससे परोक्ष संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, पूर्ण प्रतियोगिता। बाजार के लिए क्रेताओं एवं विक्रेताओं के बीच आपस में पूर्ण प्रतियोगिता का होना आवश्यक है, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री पूर्ण प्रतियोगिता को बाजार का आवश्यक तत्व नहीं मानते। उनके अनुसार बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन लिखने के बाद आप डैश देंगे। उसके बाद लिखेंगे, बाजार के लिए क्रेताओं एवं विक्रेताओं के बीच आपस में पूर्ण प्रतियोगिता का होना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन अभी आधुनिक अर्थशास्त्री ये नहीं मानते कि पूर्ण प्रतियोगिता का होना आवश्यक है। ठीक है, इस तरह से आपने देख लिया कि बाजार का क्या अर्थ है, बाजार की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, बाजार को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, हम लोग देखते हैं बाजार को कितने भागों में बांटा गया है। हम देखेंगे कि विभिन्न दृष्टिकोण से बाजार का अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। बाजार का वर्गीकरण मुख्यतः निम्नलिखित दृष्टिकोणों से किया जाता है। किन किन दृष्टिकोण से समझ लेते हैं। पहला है स्थान अथवा क्षेत्र के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्लेस और एरिया। ठीक है, दूसरा समय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टाइम। थर्ड है प्रतियोगिता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कंपटीशन। फोर्थ है कार्य के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फंक्शन।
ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि 4 तरह से बाजार के क्षेत्र को बांट दिया जाता है। 4 तरह से बाजार के क्षेत्र को बांट दिया जाता है। पहला बोला जाता है स्थान अथवा क्षेत्र के अनुसार, दूसरा समय के अनुसार, तीसरा प्रतियोगिता के अनुसार और चौथा कार्य के अनुसार। ठीक है। इसका जो आगे का डिटेलिंग है हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू प्लेस एरिया क्या होता है, अकॉर्डिंग टू टाइम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कंपटीशन क्या होता है और अकॉर्डिंग टू फंक्शन क्या होता है। इसको अलग अलग क्वेश्चन की तरह मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।